हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल OW एकेडमी में। हम ये वीडियो जिन बच्चों की यूपी बोर्ड 2024 में फिजिक्स में कंपार्टमेंट रही है, उनके कंपार्टमेंट में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए शूट कर रहे हैं। यदि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है कहीं से भी, मैं उन सबको क्लियर कराऊंगा और बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इस कंपार्टमेंट में टॉपर बनाऊंगा। फिजिक्स में आपको 100 में से 100 मार्क्स की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसी के साथ हमारे साथ आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हम आपको फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल शुरू से कराएंगे और कंपार्टमेंट में आपके अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का ये लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उसकी यूनिट की, कि यूनिट क्या है पहली। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी जो यूनिट है बुक फर्स्ट की, हमारी जो बुक फर्स्ट की बुक फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो हम यूनिट के बारे में समझेंगे कि यूनिट क्या कहती है, इसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है, उसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। स्थिर का मतलब आप जानते ही हैं, रेस्ट यानी कि रुका हुआ, और वैद्युतिकी जो है वो है आपका आवेश यानी कि चार्ज। आवेश यानी चार्ज। तो हम लोग जो है यहाँ इस यूनिट के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो हम बात करेंगे रेस्ट चार्ज की, यानी कि स्थिर आवेश के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं स्थिर आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। यहीं से आपका इस टॉपिक से ही आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। हमने यूनिट के बारे में समझा, यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी, और स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हमने समझा यानी कि रेस्ट चार्ज। स्थिर रेस्ट, और वैद्युतिकी का मतलब होगा आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, यहीं से हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट, मैं चैप्टर का नाम डाल देता हूं पहले। चैप्टर का जो नाम है आपका, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट आपका। ठीक है, यूनिट से ही हमने इसका नाम बनाया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा रहेगा वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश के बारे में जान लेना पहले जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही इस पर निर्भर है। और आने वाला जो आपका एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है वो भी आपका स्थिर आवेश पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हमें आवेश के बारे में ही जान लेना है कि आवेश क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी पदार्थ का गुण
ये पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या है? मूलभूत गुण। किसका? पदार्थ का। पदार्थ का मूलभूत गुण है, यानी कि ये पदार्थ के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है, पदार्थ के अंदर ऑलरेडी ये होता है। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि वैद्युत आवेश क्या है, क्यों है, ये हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते इस पर, क्योंकि ये ऑलरेडी ये गुण पदार्थ के अंदर होता ही होता है। ठीक है ना? तो वैद्युत आवेश जो गुण है, जो इसका मूलभूत जो गुण है, वो गुण करता क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न कर सकता है। आवेश जो है क्या कर सकता है? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न कर सकता है। वैद्युत आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? उत्पन्न कर सकता है। और अगर हमें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करना है तो उसके लिए भी हमें आवेश की आवश्यकता रहेगी। जैसे मैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि अगर हम दो स्ट्रॉ लें और उन दोनों स्ट्रॉ को अपने बालों में हम कंघी की तरह रफ करें, रफ करने के बाद में अगर हम देखेंगे कि एक को दूसरी के पास ले जाने पर वो क्या करेगी कि वो उससे दूर हटेगी। अगर हम उसे एक धागे से लटका दें एक स्ट्रॉ को, और दूसरी स्ट्रॉ को जैसे ही मैं उस धागे के उसके स्ट्रॉ के पास लेकर के जाऊंगा तो वो इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो यानी कि वहां पर वह वैद्युत आवेश को आप क्या कर पा रहे हैं? एक आवेश की सहायता से उसको आप अनुभव कर पा रहे हैं। तो आवेश की सहायता से मेनली आप वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी कर सकते हैं, और प्लस आप वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि वैद्युत आवेश से दो बातें हो सकती हैं कि आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी हो सकता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र तो रेस्ट में जब भी चार्ज होगा जब उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र आपका जैसे ही चार्ज मूव करेगा, चलने लगेगा जैसे ही आवेश, तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अल्टीमेटली आवेश ने ही उत्पन्न किया इनको, और अगर हमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुभव भी करना है तो उसके लिए भी हमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वैद्युत आवेश की वो ये है कि किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और उसका अनुभव भी किया जा सकता है। ये डेफिनेशन है वैद्युत आवेश की। ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं इसके गुणों की, यानी आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण। क्या होते हैं वैद्युत आवेश के गुण? पहली बात, आवेश जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है? अदिश मतलब केवल इसमें परिमाण होता है, आवेश में कोई दिशा नहीं होती, केवल इसकी एक वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये एक अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक जो है वो होता है कूलाम। और तीसरी बात, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है AT। विमीय सूत्र होता है इसका AT, और इसे स्मॉल q या कैपिटल Q से हम लोग जो है प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको आवेश के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद में फिर आता है इसका एक गुण कि समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि एक वस्तु जिस पर धनावेश है और दूसरी वस्तु जिस पर उस पर भी क्या है, धनावेश है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोगों के लिए बोला था कि अगर एक स्ट्रॉ हम लोग लेते हैं और उस स्ट्रॉ को अगर हम बालों में रफ करने के बाद में, और यानी कि दोनों स्ट्रॉ को अगर हम बालों से रफ कर लें, बालों में रगड़ लें, उसके बाद में अगर मैं एक को धागे से लटका दूं और जैसे ही मैं दूसरी को उसके पास लेकर के जाऊंगा तो वो उससे दूर हटेगी, क्योंकि दोनों पर समान आवेश आया है। ठीक है, अभी आवेश के प्रकार की मैं बात करूंगा, पहले मैं आवेश के गुणों की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी किन्हीं भी वस्तुओं पर समान आवेश होगा तो वे वस्तुएं एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को ये क्या क्या प्रदर्शित करेंगे, प्रतिकर्षण। अब चाहे दोनों पर ऋणावेश हो, चाहे दोनों पर क्या हो, ऋणावेश, तो भी ये क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। ठीक है, वहीं अगर ये आवेश विपरीत होते हैं, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करेंगे। यहाँ पर ये प्रदर्शन करेंगे किसका, आकर्षण का। यहाँ ये आकर्षण का करेंगे और समान होने पर किसका करेंगे, प्रतिकर्षण का। ठीक है ना, इस बात में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे ही अगर आवेश एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और आवेश कैसे होंगे, विपरीत होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अच्छा, मैंने प्रतिकर्षण का तो आपको एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन आकर्षण का नहीं बताया। तो आकर्षण के लिए पहले टाइम में क्या होता था, जैसे कि हमारे घरों में जो टीवी हुआ करती थी पुरानी वाली, या फिर आज भी जो है एलईडीयाँ हैं, इनमें भी देखने के लिए मिलता है कि बच्चे क्या करते थे कि एलईडी के सामने गए तो वो अपने हाथों को जैसे ही एलईडी स्क्रीन के नज़दीक जैसे ले जाते हैं, तो जो बाल जो होते हैं हाथों के, जो रुएं जो होते हैं, वो क्या होते हैं, तुरंत अपने आप से खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसके ऊपर जो पिक्चर ट्यूब जो है उसकी एलईडी की, उसके ऊपर जो आवेश है और जो हमारे जो रुएं हैं हाथों के, उनके ऊपर जो आवेश है वो विपरीत है, तो वो एक दूसरे को आकर्षण दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े हो जाते हैं तुरंत ही। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अगले गुण की बात करता हूं फिर इसके। दूसरा है आपका दूसरा है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण या संरक्षण नियम भी कह लीजिए इसको, संरक्षण नियम कह लीजिए, आवेशों का संरक्षण नियम। देखिए, संरक्षण नियम क्या कहता है, संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने एक आपके सामने एक सिस्टम में तैयार कर रहा हूं, एक क्यूब तैयार कर रहा हूं, क्यूब के अंदर मैंने पार्टिकल्स लिए हैं, मान लीजिए इसके अंदर ये मैंने एक क्यूब लिया और इसके अंदर कुछ मैं पार्टिकल्स लेता हूं अलग अलग। ठीक है, छोटे छोटे कण ले लेता हूं इसके अंदर में। अब इसके अंदर जितने भी कण हैं सब पर अलग अलग आवेश है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये अपने आवेश को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ में लेन देन करेंगे। ठीक है, ये अपना आवेश किसी को दे देगा, वो दूसरा किसी को दे देगा। लेकिन ओवरऑल बात ये रहेगी कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल जो आवेश होगा वो फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं। मानिए अगर इस पार्टिकल के पास में मान लीजिए 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ठीक है, 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और दूसरे के पास में मान लीजिए 2 का है, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। और अगर ये टकराते हैं एक दूसरे को तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करेंगे। ठीक है ना, तो ये भले ही आपस में लेन देन करेंगे, लेकिन इन पर जो चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम का, वो पूरे सिस्टम का चार्ज फिक्स होगा, वो नहीं बदलेगा बिल्कुल भी,
वो जितना है वो उतना का उतना ही रहेगा। सीधा कहने का अर्थ यह है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, वो ना तो बदलता है ना कुछ होता है उसका। किसी भी एक सिस्टम का अगर हम ले लें, एक विलगित निकाय ले लें, उसका टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। तो इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी कि आवेश ना तो इसमें से नष्ट हो सकता है और ना ही नया आवेश उत्पन्न हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आवेश ना तो जो है उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, यानी एक निकाय का जो कुल आवेश होगा वो कैसा रहेगा, वो नियत रहेगा। ये कहता है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आवेश ना तो नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा, लेकिन ये पार्टिकल्स आपस में आवेश का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, एक दूसरे को आवेश की अदला बदली ये कर सकते हैं। बात सही है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्लियर है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, ना तो आवेश नष्ट होता है और ना ही आवेश उत्पन्न होता है, परंतु आवेश क्या हो सकता है, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में तीसरी बात करते हैं। अब हम तीसरा इसका गुण है वो ये है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, यानी कि देखिए किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आता है, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश आता है वो कैसे आता है, या तो उस वस्तु को रगड़ा जाए तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा। हालांकि ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये पहले से ही पदार्थ के अंदर होता है, वस्तु के अंदर पहले से ही होता है। ठीक है। तो आवेश उस पर उत्पन्न कैसे होता है, जैसे मैंने उसको मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल भी किया होगा कि कंघे को अपने बालों में रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया भी होगा, किया है नहीं किया है ऐसा? ठीक है। तो वो किस कारण उनको उठा लेता है, वो उठा लेता है एक गुण के कारण, जिस गुण का नाम है वैद्युत आवेश। क्योंकि वो जो कंघा जो आपने बालों में रगड़ा है वो क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। ठीक है ना। उसके चार्ज्ड होने की वजह से उसने कागज के हल्के हल्के कणों को उठा लिया। ठीक है ना। तो मेनली जो बात है, जो उस पे जो चार्ज आया उस वस्तु के ऊपर, तो आपने जब उस कंघे को जब आपने रगड़ा, उस कंघे के ऊपर चार्ज आया, उसने छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया, तो वो आया कहाँ से? तो हमने उसको दिया क्या, हमने उसको दिया इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा पार्टिकल। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है, और वो कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का आवेश है जो कि फिक्स है। अब जैसे आपसे कहा कि कंघे को हमने रगड़ा, अगर मैंने उस कंघे को रगड़ने के बाद में, अगर मैंने उस कंघे को अपने बालों में रगड़ने के बाद में अगर मैंने उसको 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैंने उसको कितना आवेश दे दिया कि मैं उसको 50 का गुणा कर दूंगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 50 पर कितना होगा, तो 50 का गुणा कर देंगे, तो ये वस्तु का क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा उस वस्तु पर। तो मेनली जो इसका अगला नियम है वो यही कहता है कि किसी भी पदार्थ का, किसी पदार्थ या वस्तु का किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का
पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे देखिए मैं बताता हूं, अगर किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश हो सकता है, एक, प्लस या माइनस का। ठीक है, जैसे अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन क्या है, लिया है किसी से, तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और उसने अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो उस पर आ जाएगा धनावेश। तो प्लस माइनस दोनों तरीके का होता है। अभी मैं प्रकार की बात करूंगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो 3 गुना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही उस पर है, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, एन, तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा, एन ई। तो वस्तु का कुल आवेश हम क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन ई। और इसे हम क्या कहते हैं, जो वस्तु पर जो उपस्थित आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और इसी को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। ये जो नियम है यही है आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ तक एकदम क्लियर, आवेशों का क्वांटमीकरण क्लियर। चलिए अगले गुण की बात करते हैं। अगला गुण है चौथा आपका, ये गुण है कि आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, या फिर आप कह सकते हैं आवेशों का योग बीजगणितीय होता है। या तो कह लीजिए योगात्मक प्रकृति का होता है, या फिर आवेशों का योग बीजगणितीय होता है, या फिर आवेश बीजगणितीय योग या बीजगणितीय प्रकृति का होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई वस्तु है या कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक क्यूब बनाया था, ये एक सिस्टम है आपके सामने। ठीक है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कई सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, कई सारे अलग अलग या अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है, मान लीजिए इस वस्तु का जो चार्ज है वो 2Q है, इसका चार्ज है माइनस या प्लस का 3Q है, इसका माइनस का 4Q है, इस वस्तु का केवल प्लस का Q है, ये प्लस नहीं लगाया है तो प्लस का ही है। ठीक है, इसका मान लीजिए 3Q है, इसका मान लीजिए 8Q है, और इसका मान लीजिए हमने 5Q माइनस का मान लिया। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, Q नेट। हमने बताया कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है, यानी कि या फिर ये कह लीजिए कि आवेश जो है बीज आवेशों का योग बीजगणितीय होता है। बीजगणितीय मतलब ये अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है। इस सिस्टम का अगर आपको कुल चार्ज बताना है तो वो कैसे बताएंगे आप, कि जितना अलग अलग पार्टिकल्स का चार्ज है, जितना अलग अलग पार्टिकल्स का चार्ज है उन सबको आप जोड़ दीजिए चिन्हों सहित। ठीक है, जैसे कि पहला क्या था, 3Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस अब ये माइनस का 4Q। ठीक है, प्लस Q प्लस जी। अब ये कितना हो गया, प्लस Q, इसके बाद है आपका 8Q प्लस माइनस का 5Q। ठीक है,
तो अब इसका कुल आवेश देखिए कैसे निकालेंगे कि ये दोनों मिल गए 5Q और ये हो गए 8, 8 और एक 9, 9 और 8 17, ये हो गए 17Q और माइनस के कितने हैं, माइनस के 4Q और माइनस के 5Q, माइनस के 9Q, कितना बचेगा 8Q प्लस के। तो नेट चार्ज कितना हो गया 8Q, नेट चार्ज हो गया इसका 8Q। यानी कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, योगात्मक, या यूं कह लीजिए आवेशों का योग बीजगणितीय होता है, यानी कि ये अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो ये थी केवल आवेश की बात। और ये भी कह लीजिए आवेश के जो मात्रक होते हैं, छोटी छोटी बातें और मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, आवेश का पहला मात्रक तो आपने पढ़ ही लिया, कूलाम होता है। ठीक है, दूसरा है आपका माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। ठीक है, माइक्रो कूलाम, इसको हम शॉर्ट में म्यू सी से दिखाते हैं, इसे केवल सी से। माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। तीसरा आपका आ जाता है नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, NC, NC। तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹C। और फोर्थ होता है आपका पिको कूलाम, पिको कूलाम। ठीक है, PC, पिको कूलाम में 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं। ठीक है, ये आवेश की बात रही। अब मैं बात करने जा रहा हूं आवेश के प्रकार की, कि आवेश कितने प्रकार का होता है और उनकी डेफिनेशन क्या क्या है। तो आवेश जो होता है आपका, बात करते हैं आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश के जो प्रकार हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ये आनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आए, आगे कोई समस्या आपको ना बने। धनावेश और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। ठीक है, देखिए धनावेश कौन होता है, क्या होता है धनावेश। अभी अभी मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि धनावेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों के त्याग से आता है। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसी को आप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके ऊपर धनावेश आ जाएगा। जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, जो देने वाला है उसको हम धनी बोलते हैं, जो लेने वाला है उसको हम ऋणी बोलते हैं। ठीक है, तो धनावेश जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनों के देने से आएगा। मानिए मैं अगर इस पेन को अपने बालों में रफ करता हूं, तो मैं इसको अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मेरे ऊपर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं, तो मैं धनी हूं। तो लेकिन मेरे ऊपर से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए इस पेन को, तो इसका मतलब है मेरे ऊपर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, तो धनावेश जो आता है वो बेसिकली किससे आता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। धनावेश कब उत्पन्न होता है, आपसे पूछा जाए धनावेश कब उत्पन्न होता है, तो धनावेश इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इसकी बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो ऋणी हो गया। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उस पर कमी थोड़ी हो रही है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस पर ऋणावेश आ रहा है। ठीक है ना, तो ऋणावेश कब होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। तो ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है कौन? ऋण आवेश। ठीक है, ये इतनी जो है बात थी किसकी? आपके लिए आवेश की। किसकी बात थी ये? आवेश की। ठीक है ना, ये आवेश के प्रकार हो गए। आवेश जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब आता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आता है। ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आता है। ठीक है, ये बात थी आवेश की। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर के और टॉपिकों की जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग थ्योरी अपनी बहुत अच्छी करें। कोई भी बात यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ, और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और कोई भी आपको समस्या है वो मुझे आप ज़रूर बताएं एक बार। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक आएगा वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि जो है ये वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका आवेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आवेश से। तो पहले आपको जो आवेश वाला पोर्शन मैंने बताया, पहले आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, और इस वाले टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। और यदि आपको कोई भी परेशानी अभी तक के समझाने में रही है तो वो मुझे आप बताएं। और जिन बच्चों की कंपार्टमेंट 2024 के इस रिजल्ट में रही है, मैं उन लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि वो लोग जरूर से हमारी वीडियोस को देखें। मैं उनको ये पूरा जो है कराने वाला हूं, और हम जो है अपना एक कोर्स भी बना रहे हैं। उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर है उस नंबर से आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर जो है चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारा जो पैकेज का जो रेट है वो है 299। 299 में आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मैं आपको करा के दूंगा। और साथ ही साथ जो आपके जितने बार भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी मैं क्लियर कराऊंगा, और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अभी तक कंपार्टमेंट से पहले जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप निराश ना हो बिल्कुल भी। मैं आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, और इस बार और आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी 100%। ये बात लिख लीजिए। हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे कोर्स को आप परचेज करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे, और आपको जरूर से इसका रिप्लाई मिलेगा। और 5 मई को हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर।